वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टिल और आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत शानदार, बहुत प्यारी और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। वीडियो जो है आज जो है आप लोगों को पता है संडे, और संडे को आप लोगों के एडिटोरियल नहीं आते, पर फिर भी एक आर्टिकल काफी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, जिसके लिए मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कवर की है काफी सारी। और वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि उसके अलग अलग पोर्शन से अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर काफी सारी डिटेल में उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में उस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। और कई बार वो आप लोगों से ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर और भी कई सारे ऐसे एंगल होंगे जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए और पास्ट में भी वो न्यूज में थे, तो काफी अच्छे से उस टॉपिक को कवर करूंगा। इसके साथ में बहुत सारी न्यूज हम लोग कवर करने वाले हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो जो कि आप लोग के लिए डायरेक्ट, आप लोग के लिए करंट या फिर स्टैटिक पोर्शन से जो क्वेश्चन बनेगा उसके ऊपर हम लोग नजर डालते हुए चलेंगे। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आज है 31 अक्टूबर। आज का दिन जो है हमारे देश में वो नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल यूनिटी डे जो है यहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि लौह पुरुष भी जिनको आप लोग बोलते थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया। जिस तरीके से जर्मनी को यूनाइट किया गया था बिस्मार्क के द्वारा, इसी तरीके से अपने देश यानी कि हमारे देश को लगभग 500 से भी ज्यादा जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे उस टाइम पर, उनको इकट्ठा कर कर एक जगह लाया। और ये नहीं कहते हैं कि एक तरीके से जो एक माला होती है उसके जो बीज होते हैं, मोती होते हैं, वो अलग अलग बिखरे पड़े थे, तो उनको इकट्ठा करके एक पूरी माला तैयार की गई। तो इसमें काफी बड़ा योगदान रहा यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो इसी के चलते हम लोग इस डे को पर्टिकुलर, जो कि यहाँ पर आप लोगों के सामने है 31 अक्टूबर, नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई डे सेलिब्रेट करना है, इसका जो अनाउंसमेंट था वो 2014 में बेसिकली किया गया था कि हाँ ऐसा कोई डे हम लोग को सेलिब्रेट करना है। और यहाँ से इसको हम लोगों ने कंटिन्यू कर दिया। राष्ट्रीय एकता दिवस इसको हिंदी में बोलते हैं। आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा यहाँ पर, आज ही का दिन जो है वो इंदिरा गांधी जी से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी से रिलेटेड भी इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसका नाम क्या रखा गया वो डे सेलिब्रेशन का, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये भी एक हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। बाकी आज है 31 अक्टूबर, यानी कि पूरा महीना आप लोगों का खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट मंथ आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। अगर नॉर्मल भाषा में बोलूं तो आप लोगों के 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं इस साल के। तो कैसा रहा ये साल, अगर आप लोग इसको एनालाइज करना चाहें तो कैसे आप लोग इसको एनालाइज करेंगे। आप लोग इसी के साथ में जो आगे 2 महीने बचे हुए इस साल के, उसमें आप लोग ऐसा क्या करना चाहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं आप लोगों ने इस साल में नहीं की है, उनको आप लोग कंप्लीट करना चाहेंगे। देखिए टाइम जो होता है ना वो रेत की तरह होता है, हाथों से फिसलता रहता है। हर एक इंसान के पास में 24 आवर होते हैं, तो इसलिए अगर हर एक इंसान अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दे, तो जो बचा हुआ टाइम है उसमें काफी ज्यादा इफेक्टिवली उसको यूटिलाइज कर सकता है। पर लेकिन क्या बोलता है यार, इतना बर्बाद हो गया, अब तक कुछ नहीं होता, अब क्या करेंगे। तो उस वाली टेंडेंसी से बाहर निकलना है और सही डायरेक्शन और सही डायमेंशन में अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। अभी आप लोगों के सामने नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 ऐसे महीने हैं जो कि शानदार एक अच्छी एक मौसम, एक सर्दी वाला मौसम जिसको कहते हैं, जिसमें ना कोई ज्यादा मच्छर रहेंगे, ना मक्खी रहेंगी, ना कोई गर्मी रहेगी। तो एक अच्छे लेवल की पढ़ाई आप लोग कर सकते हैं, पर लेकिन शानदार नींद भी इसी टाइम पर आएगी। तो थोड़ा देखिएगा किस तरीके की चीजों को मैनेज करना है। और जिसका रिजल्ट अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रीलिम्स का, उसको अच्छे से बहुत ही एक प्रोडक्टिव वे में सही डायमेंशन और डायरेक्शन में चीजों को लेकर चलना है। और मैंने बोला था जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसको भी अपनी एक सही डायरेक्शन लेकर चलनी है, ठीक है, ताकि अभी से ही आप लोग अपने जो पर्टिकुलर एग्जाम को सही तरीके से आप लोग तैयार कर सको। ओके, आज की जो एक पिक्चर है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अभी काफी बड़ी कंट्रोवर्सी भी रही यहाँ पर इसके ऊपर। आप लोगों को ये बताना है यहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सन कौन है। देखता हूँ कौन इनको पहचान पाता है, तो पहचानो कौन वाली कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर इनके बारे में बताना है। तो इनके बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो मैं आप लोगों से यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ आज, वो काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कई सारे क्वेश्चन भी आप लोगों से बनेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में जानते हैं। 2 टॉपिक है हालांकि। पहला टॉपिक जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली करंट का टॉपिक है, अगर इसके बारे में बात करूं G20 के बारे में। और जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये होगा मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। बहुत कुछ यहां पर जानेंगे कि ये कहां पर लोकेटेड है, किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, क्या इसकी हिस्ट्री है। इसी के साथ में फिलहाल कंट्रोवर्शियल का इश्यू क्या है यहाँ पर, पेरियार रिवर के बारे में जानेंगे, क्या होती है पेनेरल और नॉन पेनेरल रिवर, इसके बारे में जानेंगे। और एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है रूल जो कर्व के बारे में। ये एक टेक्निकल इशू है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। और ग्रेविटी डैम क्या होते हैं ये हम लोग समझेंगे। यानी काफी प्यारा टॉपिक है। इसी के साथ में G20 के बारे में क्या है, G20 कौन कौन सी इकोनॉमी है, क्या कंडीशन है, कहां कहां पर इसकी
मीटिंग हो रही है और फिलहाल अभी रिसेंटली इसकी मीटिंग कहां पर चल रही है, तो हमारी कंट्री ने क्या बोला है, तो इसके बारे में समझेंगे। और फिर आगे हम लोग और भी कई सारी न्यूज इसी तरीके से देखेंगे। एक और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर रहेगा जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि रिसेंटली अभी यहां पर जो ईरान और इंडिया के रिलेशन से रिलेटेड खासकर ड्रग इशू को निकल कर आया, तो काफी अच्छा डिस्कशन रहेगा। कहने का मतलब यह है कि पेन और कॉपी लेकर बैठना यार, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा और पता भी उनके बारे में होना चाहिए, तो लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे। ठीक है, पहले यहां पर इस टॉपिक को देख लेते हैं जो कि अभी रिसेंटली करंट का है, और हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं ये अभी फिलहाल इटली की विजिट पर हैं। तो अगर लोकेशन आप लोग देखना चाहते हैं अपनी कंट्री के बारे में, तो अपनी कंट्री यहां पर हो गई एट प्रेजेंट। अगर बात करें तो इसके साथ में कंपेयर करिएगा, इटली अगर आप लोगों को देखना है तो ये है यहां पर इटली। ठीक है, रोम इसकी कैपिटल होगी, एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। तो अभी यहां पर हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इटली की विजिट पर हैं। आप लोग बोलेंगे इटली में क्या करने गए, इटली में अभी G20 की मीटिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो उसी में पार्टिसिपेट इनके द्वारा किया गया है। तो G20 की अब की बार की जो मेजबानी कर रहा है वो कर रहा है इटली। और कौन से नंबर की मीटिंग है, ये है 16वें नंबर की मीटिंग, जो कि 30 और 31 अक्टूबर को आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। इटली की कैपिटल रोम में यहां पर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि 17वीं जो मीटिंग होगी 2022 में वो इंडोनेशिया में होगी, और 18वीं जो मीटिंग होगी वो आप लोगों को इंडिया में देखने को मिलेगी, जो कि पहली बार कोई G20 की मीटिंग इंडिया के अंदर होगी। ठीक है, तो ये दिल्ली के अंदर कहां पर होगी, ये होगी प्रगति मैदान में, जो कि रिसेंटली अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, 2023 में। अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन कौन सी कंट्री इसके अंदर आता है और क्या क्या बातें हैं, तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। वो ये कि अगर वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से पूछे कि G20 में कितनी आती है, तो 65% पॉपुलेशन अकेले G20 में आती है। कोई पूछ ले वर्ल्ड का टोटल व्यापार जो सारा होता है उसमें कितना G20 के अंदर आता है, तो 79% जो टोटल आप लोगों को देखने को मिलेगा ये G20 के अंदर आता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए आप लोगों को ना ये जो पॉइंट होते हैं अगर आंसर राइटिंग आप लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके बारे में याद रखिएगा। तो यहाँ पर 79 यानी कि 79 जो आप लोगों को टोटल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो 84% यहाँ पर कवर की जाती है, और वर्ल्ड में जो कार्बन एमिशन है जिसके ऊपर काफी ज्यादा बातें की जाती है फिलहाल, और इसी के चलते अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26 आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो उसमें अगर बात करें तो लगभग 80% यानी कि यहाँ पर भी एक मोटे मोटे तौर पर 80 बोल सकते हैं, वैसे 79% तो आप लोगों को यहीं से ही देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ। ठीक है, आप लोगों को पता होगा अगर प्रीलिम्स के पेपर आप लोगों ने उठा के देखे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था G20 में कौन सी कंट्री आती है कौन सी नहीं आती है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं रिसेंटली अभी। ठीक है, तो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो क्यों ना इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो जो बहुत ज्यादा न्यूज में होती हैं उनको तैयार करके रखा जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे अगर बात करें नॉर्थ अमेरिका से अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ से 3 कंट्री है, एक है कनाडा, USA और मैक्सिको। ठीक है, तो ये है। अगर साउथ अमेरिका में आप लोग यहां से जाएंगे तो आप लोगों को 2 कंट्री देखने को मिलेगा, ये है ब्राजील और अर्जेंटीना। ठीक है, अगर एशिया के बारे में आप लोग बात करेंगे, अगर आप लोग बोले कि हाँ यार हम लोग ना बेसिकली देख लेंगे एक तरीके से इस पर्टिकुलर रसिया को भी। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर तुर्की भी होगा और यहाँ पर सऊदी अरेबिया होगा, इस तरीके से आप लोग। ठीक है, ये जानबूझकर बनाए यहाँ पर इसे ताकि आप लोग इनको भूले ना, ये इतना एरिया हो गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से इसको ले ले और फिर यहाँ से इसको नीचे वाले को कट कर देना, मतलब याद करने के तरीके यार आप लोग खोज सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये कंट्री याद करने के लिए थोड़े से सेक्शन में आप लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मली अगर रसिया को भी हम लोग एशिया का पार्ट माने, हालांकि ये यूरेशियन कंट्री है जो कि एक तरीके से यूरोप और एशिया के अंदर में आती है, तो यहाँ पर रसिया, चाइना, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया आप लोग को देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया और इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर हो गया ऑस्ट्रेलिया जो कि एक अलग कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, बाकी तुर्की और सऊदी अरेबिया। और तुर्की भी एक ऐसी कंट्री जैसे रसिया यूरेशियन कंट्री है, यूरोप और एशिया के अंदर में आती है। यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा ये कंट्री यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली, और एक आगे यहाँ पर सऊदी अरेबिया निकल गया। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर तो रसिया 1, चाइना 2, इंडिया 3, जापान 4, साउथ कोरिया 5, ठीक है, इंडोनेशिया 6 और ऑस्ट्रेलिया 7। इसी के साथ में तुर्की और जो यहाँ पर हो गया सऊदी अरेबिया 9 हो गए, 9 और 4 यहाँ पर 13 हो गए, 13 और 1 14, 15, 16, 17, 18, 19। आप लोग बोलेंगे तो 19 हुई हैं, जी हाँ 19 हुए हैं। एक यहाँ पर आप लोगों को यूरोपियन यूनियन देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरा यूरोपियन यूनियन भी एज ए मेंबर के तौर पर यहाँ पर है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई कंफ्यूजन में आप लोगों को डाले तो अकेला ऑर्गेनाइजेशन जो कि यहाँ पर इसका पार्ट भी है। ठीक है, टोटल कंट्री मैंने आप लोगों को बता दी, तो G7 क्या है, G8 क्या है और G20 क्या है, इनमें कोई डिफरेंस आप लोगों को नहीं होना चाहिए।
G7 में 7 कंट्री आती है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। रिसेंटली अभी G7 की जो मीटिंग थी वो कहां पर हुई थी, बहुत ज्यादा न्यूज में रही वो मीटिंग, उसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसी के साथ में रसिया पहले इसका पार्ट हुआ करता था, पर लेकिन इसको हटा दिया गया यहाँ पर और इसको बाहर निकाला गया कब, 2014 में, जब इसने क्रीमिया को हथिया लिया गया तो उस टाइम पर इसको बाहर निकाल दिया गया। और बाकी ये कंट्री अलग से होगी, अगर इनको ऐड कर दोगे तो पूरा G20 कंट्री यहाँ पर बन जाएगा। तो अभी क्या क्या बातें बोली गई, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के सामने बात की जा रही है। पहला अभी सेशन जो यहाँ पर देखने को मिला G20 का, उसमें इनके द्वारा बात की गई ग्लोबल इकोनॉमिक एंड ग्लोबल हेल्थ के बारे में। रीजन क्या था, रीजन था यार बेसिकली कोविड-19, तो पेंडेमिक ने सबको बर्बाद करके रखा, तो उसी के बेस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि क्यों ना यार आओ मिलकर काम कर लेते हैं, अकेला इंसान क्या चना फोड़ेगा, उन्हें कहते हैं कि एक अकेला इंसान क्या क्या कर लेगा, तो मिलकर काम करते हैं, तो इससे काफी लार्ज स्केल पर हम लोग काम कर पाएंगे। अगर बात की जाए तो काफी कुछ हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन भी किया है कोविड-19 में। हमारे द्वारा लगभग 150 के करीब ऐसी कंट्री है जहां पर वैक्सीन हमारे द्वारा सप्लाई की गई या फिर मेडिकल सप्लाई कुछ ना कुछ हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई गई। तो इसलिए बोला गया है कि आओ यार हमारे साथ मिलकर काम करो, G20 कंट्री को बोला गया, और इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करो। क्यों, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर एक मैन्युफैक्चरिंग हब हम लोग आज के में बन रहे हैं, तो इसको आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। इसी के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि आज की डेट में अगर बात करें, हम लोग को इकोनॉमिक रिफॉर्म के ऊपर ही फोकस करना है, और ये इंडिया के अंदर किया जा रहा है काफी लार्ज स्केल पर। और कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा सस्ती हो गई है, आसान हो गई है, इसलिए काफी सारे बिजनेस आप लोगों को हमारे देश के अंदर देखने को मिलेंगे। तो हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का ये एक सुनहरा मौका है। आप लोगों ने देखा होगा वन वर्ल्ड वन ग्रिड वन सन, वो कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ में सामने प्रस्तुत किया गया, उसको अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अंदर जो कि यहाँ पर 26 होने वाली है उसमें प्रेजेंट किया जाएगा। पर लेकिन इसी के साथ में यहाँ पर जो G20 में एक और मुद्दा यहाँ पर रख दिया गया कि वन अर्थ वन हेल्थ। तो वन अर्थ वन हेल्थ का मतलब ये होता है कि जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं उस पृथ्वी पर हम नहीं रहते, उस पृथ्वी पर एक एनवायरमेंट भी है, उस पृथ्वी पर पशु पक्षी भी है, उस पृथ्वी पर हम जैसे इंसान भी हैं, तो सबको मिलकर एक साथ में रहना है। तो इसलिए वन अर्थ वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट निकाल कर लाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि जो जूनोटिक बीमारी होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक लेवल पर अभी इंपैक्ट डालती हुई नजर आ रही है। और जूनोटिक बीमारी कौन सी बीमारी होती है, ये वो बीमारी होती है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। तो इसलिए यहां पर इनके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, और बोला यह जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल सॉल्यूशन निकालना है, ताकि आगे चलकर अगर कोई ऐसा फ्यूचर में कोरोना जैसा कोई टोरोना मोरोना या फोरोना आता है निकलकर, तो उसको हम लोग टैकल कर सके। क्योंकि एक कंट्री के बस की बात नहीं थी, यहाँ पर एक कंट्री ने तो घुटने टेक दिए, एक ने बड़ी बड़ी कंट्री ने घुटने टेक दिए। यूएसए की हालत देखी थी आप लोगों ने, चरमरा गया था अंदर से, ठीक है। तो इस तरीके से वो बोल सकते हैं आप लोग कि अभी यहाँ पर ऐसा माहौल है ऑल ओवर वर्ल्ड में, कोई बीमारी अगर ऐसी निकलकर फ्यूचर में आती है जो कि आज तक हम लोगों ने नहीं देखी, जैसे अभी पेंडेमिक कोरोना वायरस देखा, तो उसको हम लोग को टैकल करना आना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और हाँ आंसर राइटिंग से मुझे याद आया, आज आप लोग का एथिक्स, बेसिकली एथिक्स, आज मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर केस स्टडी प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। तो केस स्टडी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम पर जब आप लोग जाएंगे तो आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग जा सकते हैं, तो आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कल मैंने एसए दिया था यहाँ पर आप लोगों को, और ये जो एसए है ये पूछा गया था यहाँ पर रिसेंटली अभी एग्जाम में यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। बायस्ड मीडिया इज ए रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी, तो इसके ऊपर काफी सारे बच्चों ने काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोग देखते हैं अपना एसए लिखा। आप लोग भी पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी पोस्ट कर सकते हैं, और आप लोग इनको फेसबुक के ऊपर भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ में जो संडे की आप लोग की जो वीडियो आती है उसको आप लोग जरूर देखा करो, खासकर जो कि संडे स्पेशल रहती है, पूरा रिवीजन भी काफी कुछ आप लोग को देखने को मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। और अभी आप लोग की मंथली करंट अफेयर की वीडियो भी आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्योंकि पूरा जो कंप्लीट हो गया अक्टूबर मंथ, तो अक्टूबर मंथ की जो वीडियो है वो आप लोगों के सामने जल्दी ही आएगी, उसको भी आप लोग देखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन रखिए यार, ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे, और सही डायरेक्शन में आप लोग अपना एफर्ट अगर लगाओगे तो अच्छे से चीजें देख भी पाओगे, ओके। तो दो इंपॉर्टेंट मुद्दे भी यहाँ पर हैं, एक है यहाँ पर मैंने बताया अभी हेल्थ के बारे में, और दूसरा भी चल रहा है यहाँ पर जो G20 के द्वारा लेकर चला जा रहा है, वो है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, जैसे नॉर्मली एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन जो है वो पैसा कमाता है, तो जैसे वो पैसा कमाता है तो उसके ऊपर टैक्स पे करता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग इनकम टैक्स। ऐसे ही यहाँ पर जब कंपनी पैसा कमाती है तो वो यहाँ पर टैक्स पे करती है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि कंपनी का इनकम टैक्स होता है कॉर्पोरेट टैक्स। पर लेकिन कंपनी क्या करती है, कंपनी आज के में ऐसी देश में जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, वहां पर अपना एक तरीके से हेडक्वार्टर बनाती है, और वहां पर अपने आप को एस्टेब्लिश करती है, जहां पर इनको कम मिनिमम टैक्स देना पड़े। सोचो कि आज के में मान लीजिए यूएसए के अंदर जो है ये आज के में मान लीजिए 21% कॉर्पोरेट टैक्स लग रहा है, और सिंगापुर के अंदर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि वहां पर 1% कॉर्पोरेट टैक्स लग रहा है। तो कोई कंपनी अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए कमा रही है, या फिर आप लोग 1 लाख तो थोड़ा सस्ता लगेगा, ये सोचिए कोई कंपनी 100 करोड़ रुपए कमा रही है, तो उसको 21 करोड़ रुपए टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पर, अगर वो यूएसए के अंदर काम कर रहा
है और ओनली 1 करोड़ रुपए टैक्स देना पड़ेगा उसको अगर वो सिंगापुर के अंदर काम कर रहा है। तो क्यों ना वो कंपनी जाकर सिंगापुर के अंदर काम करेगी, 20 करोड़ रुपए बचाएगी अपने प्रॉफिट के, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम कंपनी जो है उन कंट्री में जाकर अपना बिजनेस बनाती है जहां पर उनको कम टैक्स देना पड़ता है। तो इसके चलते काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है, बहुत सारी कंपनी जो है वो ऐसी जगह जाकर बस गई है, इसके चलते काफी सारी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। तो बोला यह गया कि अभी एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक मिनिमम टैक्स होना चाहिए, चाहे कोई भी कंट्री हो, यानी कि 15% से नीचे कोई नहीं जाएगा, इसके ऊपर जिसको जाना है वो जा सकता है, ठीक है। तो इसके चलते ग्लोबल मिनिमम, इसलिए बोला गया मिनिमम इससे नीचे कोई नहीं जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने की बात भी कर दी गई 2023 तक का। तो ये काफी ज्यादा अभी न्यूज में था। तो हमारी कंट्री भी इसको बेसिकली अप्रिशिएट कर रही है, बोल रही है कि प्रिवेंट करेगा टैक्स इवेजन, यानी कि जो टैक्स की चोरी होती है और जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसके ऊपर भी यहाँ पर काम करेगा। ये वही मनी लॉन्ड्रिंग है जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर मैंने डिस्कस किया था, FATF के अंदर में, जहां पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। क्वेश्चन बताइए अभी कौन सी 3 कंट्री जो है उनको ग्रे लिस्ट में फेंका गया है और कौन सी 2 कंट्री है उनको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया है। तो ये आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमेशा वही पूछूंगा जिनके आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और फिर आप लोगों को उनके आंसर भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। टेलीग्राम में उनके आंसर ही पोस्ट कर देता हूं मैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो इंडिया इज नॉट ओनली, बात की जा रही है कि इंडिया हैज नॉट ओनली वैक्सीनेटेड 1 बिलियन पर्सन। बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट बोल सकते हैं गवर्नमेंट का। आप लोग हमारे जैसे देश में, मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 1 बिलियन लोगों को हम लोग डोज दे चुके हैं। इसी के साथ में बोला गया कि 5 बिलियन वैक्सीनेशन डोज हम लोग बना सकें, यानी कि हम लोगों ने खुद तो डोज लिए ही हैं, दूसरों को भी हम लोगों ने डोज दिए काफी लार्ज स्केल पर, जिसके चलते रिड्यूस कर पा रहे हैं वैक्सीन इनइक्वालिटी। यानी कि कई सारी कंट्री, अमीर ऐसी कंट्री थी, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, भाई साहब हम तो अपने देश को दवाइयां पिलाएंगे, दूसरों को नहीं देनी हम लोग को दवाइयां। तो उस टाइम पर इंडिया आया सबका रहनुमा बनके और उसने यहां पर सबको सपोर्ट प्रोवाइड कराया। तो एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। तो इस तरीके से चीजों के बारे में जरूर याद रखिएगा। डायरेक्ट कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी बन जाते हैं यहां पर, और आंसर राइटिंग में ये वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, वैक्सीन इनइक्वालिटी के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, अगर आप लोग इनको मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर समझेगा हाँ रियलिटी में यार इंसान जानता है, ठीक है। और यहां पर साथ ही साथ अगर मेंशन कर देंगे आप लोग यहां पर बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का तीसरा गोल जो कि हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो आप लोगों का आंसर जो है वो और ज्यादा इंप्रूव्ड वर्जन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हो गई जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ओके। आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से समझेंगे बिल्कुल डिटेल में। मुल्ला पेरियार डैम के बारे में बात करें पर, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है और साउथ इंडिया से आप लोग आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू भी पूछ ले जाते हैं कई बार। क्या इशू है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री के साथ में कनेक्ट है, ज्योग्राफी के साथ में कनेक्ट है, इकोनॉमी के साथ में कनेक्ट है और पॉलिटिकल इशू तो बन ही गया है। तो जब एंगल इतने सारे कनेक्ट हो गए किसी टॉपिक के साथ में तो टॉपिक अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर, तो ये जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है यह तमिलनाडु और केरला के बीच में। तमिलनाडु और केरला के बीच में क्यों? क्योंकि यहां पर एक डैम अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जो डैम है ये है पेरियार रिवर के ऊपर, और डैम का नाम है, इनके बांध का नाम है मुल्ला पेरियार डैम। तो अभी समझते हैं इसके बारे में एग्जैक्ट लोकेशन। अगर यहां पर आप लोग केरला को देख पा रहे हो, थोड़ा सा जूम करके मैंने यहां पर दिखाया इसको पिक्चर को, तो इद्दुकी जो यहां पर रिजर्वायर है ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा इद्दुकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। पेरियार टाइगर रिजर्व आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी के साथ में ये है मुल्ला पेरियार डैम। एग्जैक्ट लोकेशन अगर इसके बारे में बात करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन मुल्ला पेरियार डैम की यहाँ पर है, तो आप लोग समझ पाते हैं कि यहाँ पर तमिलनाडु और केरला के बिल्कुल एग्जैक्ट लगभग बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में यहाँ पर है, ये है बेसिकली सुरुलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये इसके ऊपर आप लोगों को तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल बहुत ही कम डिस्टेंस आप लोग यहाँ पर इनके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, ये तो पेरियार टाइगर रिजर्व से यहाँ पर जो है बेसिकली ये रिवर भी होकर गुजरती है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से ज्योग्राफिकल या फिर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी यहाँ पर मुद्दा क्या है पहले वो समझिए, तभी आप लोग इन चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे कि चल क्या रहा है आखिर ये बवाल। अभी अगर बात करें तो 100 साल से भी पूरे हो चुके हैं। 100 साल से भी पूरे मतलब ये जो बात है यहाँ पर ये है 1886 की, यानी कि 1886 की, जब यहाँ पर बोला था कि कोई ऐसा डैम बनाते हैं। और ये जो डैम है ये बनाया गया बेसिकली केरला के अंदर में, और इसको ऑपरेट किया जाता है आज के में तमिलनाडु के द्वारा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जब अंग्रेज हमारी कंट्री में रूल किया करते थे तो महाराजा ऑफ त्रिवनकोर जो थे उनके, और इसी के साथ में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनके द्वारा एक एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया। उस एग्रीमेंट में बोला गया कि ये बांध है तो केरला के अंदर में, पर लेकिन आने वाले यहाँ पर 999 साल के लिए इसको बेसिकली कौन ऑपरेट करेगा? तो वो ऑपरेट करेगा तमिलनाडु। तो तब से लेकर यहाँ पर यही फंडा हमारे देश में अब तक चला हुआ है। मुल्ला पेरियार डैम जो है वो 2 रिवर के कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट पर
कॉन्फ्लुएंस यहाँ पर मुल्ला और पेरियार, तो इसी के नाम पर इसका नाम मुल्ला और पेरियार डैम रखा गया है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है, याद रखिएगा, बेसिकली कार्डोमन हिल, तो आप लोगों से क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं कि कार्डोमन हिल के अंदर है या फिर बोले मुल्ला पेरियार डैम कहां पर है, या मुल्ला और पेरियार रिवर कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कार्डोमन हिल ये कहां पर है, ये वेस्टर्न घाट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, केरला के अंदर में। जो पेरियार रिवर है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पर। तो पेरियार रिवर ऑपरेट करती है यहाँ पर, इसी के साथ में जो बेसिकली बात करें यहाँ पर, इसके ऊपर जो डैम बनाया गया उसको ऑपरेट करेगा और मेंटेन करेगा तमिलनाडु। ये आप लोगों को बता ही दिया। अब आप लोग बोलेंगे सही तो है, अंग्रेज डिसाइड करके चले गए, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो भाई साहब दिक्कत कहां पर आ रही है, अब ये बता दो। तो दिक्कत के लिए आप लोगों को लेकर चलता हूं इस पर्टिकुलर स्लाइड पर। हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी धुंधली नजर आ रही हो, पर लेकिन पढ़ाऊंगा इस तरीके से कि माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी, तो सुनिएगा थोड़ा सा, ठीक है। बात यहां पर करते हैं 2006 की। 2006 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलाउ किया गया कि आप लोग यहां पर इस मुल्ला पेरियार डैम के अंदर जो पानी का लेवल है उसको आप लोग 142 फीट तक आप लोग लेकर इसको जा सकते हैं। यानी कि नॉर्मल इसका जो डैम का पानी था वो लगभग रहता था यहाँ पर 137 के करीब, पर लेकिन इसको 5 फुट और बढ़ाने की बात कर दी। पर लेकिन जितना ये जर्जर डैम हो चुका है, जितना पुराना ये डैम है, इसको लेकर कई सारे इशू रहते हैं, एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है, तो इसके ऊपर बात भी करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो केरला के द्वारा डिक्लेयर किया गया मुल्ला पेरियार एज ए इंडेंजर्ड, ठीक है, अंडर द केरला इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन एक्ट 2006 के। तो यानी कि केरला ने ये बोला कि ये डैम जो है, ये बांध जो है, ये एक तरीके से इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। अगर इसका पानी इतना ज्यादा बढ़ाया गया तो कल को ये डैम जो है ये टूट सकता है और इसके अंदर दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डैम की सेफ्टी अलाउंस के लिए यहाँ पर बेसिकली पानी के बारे में जब बात करें, एक सुपरवाइजरी कमेटी बनाएगी, उसको बोला गया कि पानी का लेवल बढ़े तो चीजों को ध्यान रखना। और इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर भी पास किया गया यहाँ पर कि वाटर का जो लेवल है यहाँ पर ड्यूरिंग फ्लड, यानी कि जब बाढ़ आती है यहाँ पर, तो 139 फीट तक आप लोग इसको मेंटेन रखिएगा। तो ये बातें यहाँ पर बोलेगी। 2011 में केरला जो है बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के साथ में और बातें की गई यहाँ पर। तो ये इशू ये चल रहा है बेसिकली दोनों के बीच में, तमिलनाडु और केरला के बीच में। तमिलनाडु ये बोलता है कि हम लोग लेवल है जो वाटर का वो 142 मेंटेन रखेंगे, केरला ये बोलता है कि इसको 137 के करीब आप लोग मेंटेन रखिए, या फिर 139 तक आप लोग इसको मेंटेन रखिए। इसके ऊपर दिक्कतें देखने को मिल जाती है, तो इसके ऊपर कई सारे इशू चलते हैं। और इशू का रीजन यहाँ पर क्या है, एक तो डैम के बारे में, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये 100 साल से भी पुराना डैम हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर जो केरला है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, केरला जो है यहाँ पर अगर कल को अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आ जाता है तो थर्ड जोन में है यहाँ पर अर्थक्वेक के, यानी कि सिस्मिक जोन में, थर्ड जोन में है यहाँ पर। तो कल को अगर कोई ऐसा अर्थक्वेक आता है और ये डैम पे जरा सा भी झटका लगता है तो यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल सकती है, बहुत सारे लोगों की जान जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और इवन केरला को तो छोड़िए, यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में बोला गया कि इस तरीके के जो डैम है जो कि काफी पुराने हो चुके हैं उनकी मरम्मत करनी चाहिए और थोड़ा सा ध्यान से उनको ऑपरेट करना है। पता चला कल को टूट गया तो दुनिया को बहल डूबेगा, एक तरीके से बहुत सारे लोगों को लेकर डूब जाएगा और इसकी वजह से त्रासदी देखने को मिलेगी, जो पृथ्वी पर काफी खतरनाक त्रासदी में आप लोग इसको काउंट करोगे फिर। तो इसलिए इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिली। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर अगर बात करें जो ये है वो है पेरियार रिवर के बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए, हालांकि अगर जियोग्राफी ऑप्शनल है तो आप लोगों को और भी ज्यादा जरूरी पता होना चाहिए। आज की डेट में अगर बात करें अपने देश के बारे में, तो हमारा देश जो है वो अलग अलग सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है। सिस्मिक जोन यानी कि अर्थक्वेक प्रोन एरिया, यानी कि जहां पर भूकंप आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों का जो स्टेट है, जिस भी स्टेट से आप लोग आते हैं, स्टेट का नाम आप लोगों को लिखना है और आप लोगों को ये लिखना है कि आप लोगों का स्टेट जो है वो किस अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आता है। तो ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें बेसिकली जिस एरिया में रहते हैं। और ये तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग वहां पर घर बनाते हैं जहां पर अर्थक्वेक जोन 5 है, तो इसके लिए तो आप लोगों को और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये ऐसी जनरल चीज है जो एग्जाम में तो पूछी जाती है पर इंसान की लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, आगे बात करते हैं पेरियार रिवर के बारे में। तो काफी बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से प्रीलिम्स वगैरह फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी पूछ ली जाती है। तो लॉन्गेस्ट रिवर है केरला के अंदर में, ये लगभग 240 किलोमीटर लंबी देखने को मिलेगी। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये लाइफलाइन है केरला की, यानी कि केरला की जीवन रेखा आप लोग इसको बोल सकते हैं। और ये जो रिवर है यहाँ पर, ये है पेरेनियल रिवर। अब ये शब्द जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस शब्द के ऊपर तो मैं आप लोगों को बेसिकली डिटेल में बातें करने वाला हूं। पेरेनियल जो रिवर होती है उसको बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली, ये है बेसिकली यहाँ पर बारहमासी रिवर, यानी कि जो 12 महीने बहती है उसको पेरेनियल रिवर बोलते हैं। और ये जो इस तरीके से जो रिवर है हमारे देश में, अगर आप लोग याद करोगे तो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक को बोलते हैं पेरेनियल रिवर और एक को बोलते हैं नॉन पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर वो होती है जो 12 महीने बहती है नॉर्मली, 12 महीने, यानी कि वो जो है मॉनसून के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। मॉनसून मतलब हमारे देश में जब बारिश का मौसम आता है जून से लेके यहाँ पर सितंबर तक का, जून जुलाई अगस्त सितंबर,
तो उस टाइम पर यहाँ पर ये जो रिवर है ऐसा नहीं कि उसी टाइम पर बहेगी, ये 24 आवर आप लोग को और इसी के साथ में यहाँ पर 12 मंथ हर टाइम आप लोग को ये बहती हुई नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि पेरेनियल रिवर है। नॉर्मली साउथ इंडिया में मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से रिवर, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर एक तरीके से नॉन पेरेनियल रिवर वो होती है जो कि सीजनल होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोगों को थ्रू आउट द ईयर, और ये रहती है एक तरीके से कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में, खासकर जब हमारे देश में मानसून आती है। हिमालयन रिवर जो है वो सारी आप लोगों को मैक्सिमम पेरेनियल रिवर देखने को मिलेगी, ग्लेशियर से निकल कर आती है, तो आराम से पानी पिघलता है और चलता रहता है। पेनिनसुलर जो रिवर है वो नॉन पेरेनियल रिवर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है जो पेरेनियल रिवर है यहाँ पर, तो दे आर नॉट मच डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल, यानी कि बारिश के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहती है, और इनकी तो बारिश के बिना काम ही नहीं चलेगा, तो सूख जाएंगी, बढ़ जाएगी, बर्बाद हो जाएंगी बिना पानी के। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये ह्यूमिड क्लाइमेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इवेपोरेशन रेट जो है यहाँ पर, ठीक है, आर मच लेसर देन द रेनफॉल, ठीक है। पर लेकिन ये जो है यहाँ पर, ये इक्वेटर के जितने पास में जाओगे तो उस साइड में आप लोग समझ सकते हैं। अपनी कंट्री का मैप भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग समझ पाएंगे किस एरिया के बारे में बात की जा रही है। यानी कि जैसे आप लोग नीचे नीचे जाते चले जाएंगे, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि एक तरीके से इक्वेटर के पास में और गर्मी भी बढ़ती चली जाती है। अभी फिलहाल आज की डेट में बात करें 31 अक्टूबर के बारे में, तो नॉर्थ इंडिया में लोग जो है अब फिलहाल मॉर्निंग में ठंड का महसूस करते हैं, और अभी बहुत सारे जो इंसान है वो अपने गर्म कपड़े निकाल चुके हैं। पर लेकिन साउथ इंडिया में अभी भी अगर आप लोग जाएंगे तो पसीने पसीने आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन है यहाँ पर, इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी बेसिक चीजें हैं। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली नेक्स्ट, तो कई सारी रिवर है जैसे कि गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, ये पेरेनियल रिवर है जो कि एवरग्रीन कैटेगरी में आती है। नॉन पेरेनियल रिवर में नर्मदा, तापी, इसी के साथ में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी, ये ऐसी नदी है जो कि आप लोगों को पेरेनियल नॉन पेरेनियल कैटेगरी में, यानी कि बारिश आने पर ये झूमती हुई नजर आप लोगों को आएंगी। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर पास्ट में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये 12 मासी रिवर होती है, और ये जो यहाँ पर पेरियार रिवर है, ये यहाँ पर शिवागिरी जो हिल रेंज है वेस्टर्न घाट के अंदर, वहां से निकल कर आती है, और पेरियार नेशनल पार्क है उससे होती हुई ये आगे बढ़ती है। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरी है जो है सहायक नदियां जिनको आप लोग बोल सकते हैं। पहला हो गया यहाँ पर, इसको बोलते हैं बेसिकली मुथिरा पूजा, ठीक है। तो मुथिरा पूजा हो गया। दूसरा यहाँ पर मुलियार, इस तीसरा यहाँ पर देखने को मिलेगा यह चेरुथोनी, और चौथा यहाँ पर देखने को मिलेगा इसको बोलते हैं प्रिंजकुटी, ठीक है। तो ये कई बार इस तरीके से भी आप लोगों से अगर कोई इंपॉर्टेंट रिवर काफी ज्यादा न्यूज में है तो छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है इसको बोलते हैं रूल कर्व। आखिर ये रूल कर्व क्या है? तो रूल कर्व यहाँ पर एक तरीके की अरेंजमेंट, एक तरीके का सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं, जिसके बेस पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो वाटर का स्टोरेज लेवल क्या रहना है रिजर्वायर के अंदर, यानी कि बांध में पानी कितना रहना है। इसके चलते ये डिसाइड करते हैं कि ओपन करना है बेसिकली जो गेट को, जिससे पानी निकालना है तो कितना करना है, ठीक है। और इसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये जो डैम है, जो बांध है, उसकी सेफ्टी से भी रिलेटेड यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। तो रिजर्वायर जो है वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो बात करते हैं इसके बारे में, सेफ्टी रूल के बारे में, तो यहाँ पर इसकी सेफ्टी के बारे में बात करेंगे यहाँ पर कोर एक तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो रूल कर्व जो यहाँ पर मेंटेन करने की बात करता है, ये तीन चीजें जिसके चलते यहाँ पर इसको काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो डिफरेंट टाइम पीरियड पर डिफरेंट चीजें, जैसे कि रूल कर्व ऐसा नहीं कि हर टाइम एक जैसा। जैसे कि अगर बात करें तो ए पर बोले तो यहाँ पर टॉप ऑफ फ्लड कंट्रोल, यानी कि फ्लड को कंट्रोल करेगा यहाँ पर, ये टॉप ऑफ फ्लड कंट्रोल आप लोग को देखने को मिलेगा। वाटर अवेलेबल एट द स्टेट ऑफ मंथ, यानी कि एक तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर टाइम पे क्या कितना पानी देखने को मिल रहा है। कहीं पर आप लोगों को बेसिकली टॉप कंजर्वेशन और अपर रूल कर्व आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्रिटिकल रूल कर्व, टॉप ऑफ बफर, और यहाँ पर लोअर रूल कर्व, और यहाँ पर मिनिमम वाटर लेवल। यानी कि देखिए कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यार एक तरीके से पानी का जो लेवल है उसके बेस पर अलग अलग तरीके से कर्व यहाँ पर बनाए गए, और उसके बेस पर डिसीजन लिया जाता है कि किस तरीके चीजों को आगे लेकर चलना है। सोचिए कि आज की डेट में बांध जो है वो भरा हुआ है पानी से लबालब, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर बांध है पानी से लबालब भरा हुआ है, और जैसा अभी यहाँ पर केरला के अंदर काफी ह्यूज बारिश देखने को मिली, ऐसी कोई बारिश आ गई तो कंडीशन क्या होगी? अब यहाँ पर बांध टूटने के चांसेस रहेंगे, बारिश बहुत ज्यादा होगी, तो इसलिए पानी खोल दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है, ताकि बांध न टूटे। अब पानी खोल दिया गया तो उसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल पर बाढ़ आ रही है उसके बारे में कौन बात करेगा? तो ये बहुत बड़ी ऐसी दिक्कतें हैं यार, जिनको यहाँ पर लेकर कई सारी टेंशन क्रिएट होती है। कई सारे एरिया में कई सारी बाढ़ आती है, और वहां पर कई सारे जो लोग होते हैं उनकी जान भी चली जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि इन मुद्दों को ढंग से लेकर चला जाए, और ये कई सारे ऐसे एरिया में आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। ये डैम कैसा है, अगर कोई इसके बारे में आप लोगों से पूछ ले क्वेश्चन, तो ये एक ग्रेविटी डैम है। ये कंकड़ पत्थर से मिलाकर ये बेसिकली डैम बनाया जाता है। यहाँ पर इसको यहाँ पर कंक्रीट या फिर स्टोन मेसनरी भी बोलते हैं। यहाँ पर ये बेसिकली क्या करता है, इसको ग्रेविटी डैम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रेजिस्ट करता है अगेंस्ट द फाउंडेशनल, जो यहाँ पर अपोज करता है हॉरिजॉन्टल प्रेशर ऑफ द वाटर। यानी कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं
ये डैम कुछ ऐसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर इधर से अगर कोई पानी आ रहा है तो एक तरीके से उसको रोकने का काम करेगा, उसके लिए बेसिकली सपोर्ट उसके लिए यहाँ पर ये काम करता है, ठीक है। तो इससे यहाँ पर ये बेसिकली ग्रेविटी के अपोज में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हॉरिजॉन्टल प्रेशर आप लोगों को बनाता है, जैसे यहाँ पर ग्रेविटी ऐसे नीचे जा रही है, ठीक है। तो पानी को इस तरीके से यहाँ पर ये रोक रहा है। तो यहाँ पर ये इसके अंदर जो कंकड़ पत्थर बनी हुई है इसके वजह से यहाँ पर ये इसको रोक पाता है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा कि इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा ये न्यूज में आ गया है कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लंबे समय तक यहाँ पर न्यूज में रहने वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, और क्वेश्चन भी अगर बने तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया। तो G20 और एक हो गया ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आ रहा है, ये है यहाँ पर NIA के बारे में, इसको बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो हमारी कंट्री में अभी क्या किया गया, 3000 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी गई। ये कहां से, ये था मुंद्रा पोर्ट, और मुंद्रा पोर्ट कहां पर है, ये है गुजरात के अंदर में, ठीक है। तो गुजरात एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेट आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है पोर्ट के पॉइंट ऑफ से और एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसी हरकतें होती हैं तो पूरे देश में आप लोगों को यहाँ पर ये इस तरीके की चीजें फैलती हुई नजर आएंगी, अगर यहाँ पर कोई ध्यान नहीं रख पाता है। तो इसी के चलते NIA के द्वारा अभी यहाँ पर कॉन्टेक्ट किया गया ईरान के साथ में। जिस तरीके से हमारी कंट्री ने 500 kg अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस यानी कि चावल जो है वो भेजे, और हमारी कंट्री की इमेज काफी ज्यादा खराब हुई। ऐसे ही यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ईरान की इमेज खराब हो गई जब ईरान से 3000 किलोग्राम हीरोइन ये हमारे देश में पकड़ी गई। तो ऐसी ये इलीगल एक्टिविटी कई बार आप लोगों को देखने को मिलती है। तो हमारी कंट्री में इसको रोकने के लिए काम कौन करता है वो तो सारी बातें जानेंगे, पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि ईरान अगर यहाँ पर ऐसी हरकतें करता है तो हमारे देश में इसका काफी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। अगर मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं, यानी कि चांद जैसी आकृति। तो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसके पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं जिसके अंदर बर्मा, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम आते हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर यहाँ पर ये काफी ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार ऐसे नशीले पदार्थ जो है वो हमारे देश में बड़ी ही इजिली फ्लड होते हुए भी आप लोग को नजर आती हैं, जो कि काफी ह्यूज इंपैक्ट यहाँ पर डालते हैं। तो यहाँ से कितना आ रहा है और यहाँ से कितना आ रहा है, ये सारी चीजें हम लोग को समझनी पड़ती है और एक बैलेंस बनाकर काम करना पड़ता है। गोल्डन क्रिसेंट जो है ये अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान ये सप्लाई करता है ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वर्ल्ड, जो यहाँ पर ओपीएम, ठीक है। तो याद रखिएगा 90% वर्ल्ड ओपीएम। और गोल्डन ट्रायंगल जो है ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट हिली टेरियन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसी यहाँ पर है बेसिकली स्मगल जो ड्रग होती है वो काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड ये बेसिकली ये आप लोगों को एरिया यहाँ पर नजर आएगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यही एरिया है गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल। मैक्सिको और कोलंबिया भी आप लोग काफी लार्ज स्केल पर इस पर्टिकुलर चीज की वजह से जूझता हुआ नजर आता है, यानी कि यहाँ पर भी ये चीजें काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं NIA के बारे में, इसको बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसके द्वारा एनालिसिस किया जाएगा इस पर्टिकुलर मुद्दे का। तो ये जो बेसिकली बॉडी है यहाँ पर हमारी कंट्री में 2008 में इसको बनाया गया था, इसलिए यहाँ पर अगर कोई हमारे देश की सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता को हट करे, सिक्योरिटी को हट करे, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को हट करे, फ्रेंडली रिलेशन यानी कि जो इनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है उनको यहाँ पर टैकल करने की कोशिश करे, अगेंस्ट एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटी के अगर कोई काम करे उसको रोका जाए, और कोई स्मगलिंग कर रहा है हाई काउंटरफिट करेंसी यानी कि हमारी कंट्री के जो नकली नोट कोई यूज कर रहा है तो उसको यहाँ पर टैकल किया जा सके। इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है यहाँ पर कि इंप्लीमेंट एक तरीके से जो इंप्लीमेंटेशन है यहाँ पर, तो इंटरनेशनल जो ट्रीटी एग्रीमेंट उनको भी बेसिकली इसके द्वारा इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, और टेरर को तो रोकने की पूरी कोशिश रहती है दिलो जान से, ठीक है। सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बोलते हैं कि हमारी कंट्री में जो भी आज के डेट में रूल और रेगुलेशन है बेसिकली टैकल करने के लिए आज की डेट में अगर बात करें यहाँ पर टेररिज्म को, तो ये काफी बड़ा रोल प्ले यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, और इसी के साथ में और भी कई सारे आप लोगों को इसकी ब्रांच देखने को मिल जाएगी, जैसे कि हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू, ठीक है। ताकि यहाँ पर कहीं पर कोई दिक्कत हो तुरंत उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है यहाँ पर, ये बेसिकली अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी इस वाली स्लाइड में नहीं। हमारी कंट्री में भी लोकसभा की 3 सीटें और 29 असेंबली की सीटें वहां पर बाई इलेक्शन हुए। बाई इलेक्शन क्या होते हैं, उस टाइम पर इलेक्शन जब यहाँ पर नॉर्मली पास में इलेक्शन न हो और पोस्ट जो है वो खाली हो जाए, किसकी वजह से, किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, किसी की डेथ हो गई, किसी ने 2 जगह से इलेक्शन लड़ा था, वो एक पोस्ट छोड़ दी तो एक खाली हो गई। तो ऐसे कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, और इंथुसियाज्म आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर बेसिकली इन माँ और बेटी का। तो हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों के सामने एक पिक्चर है जिसमें यहाँ पर इनके द्वारा रोप जो बेसिकली रोप के थ्रू नहीं जो ट्रेवल सिस्टम प्रोवाइड कराया जाता है, तो वो यहाँ पर इनके द्वारा यूज किया गया वोट डालने जाने के लिए। देखिए पॉलिटिशियन को गाली देना बड़ा ही आसान है, ठीक है, कि ये पॉलिटिशियन ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, पर लेकिन रियलिटी में देखिए जिन पॉलिटिशियन को आप लोग गाली दे रहे हैं इनडायरेक्ट वे में अपने आप को गाली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ही द्वारा वो पॉलिटिशियन भेजे गए हैं वहां पर, तो इसका मतलब हम लोग अपने ही ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। तो हमेशा जब आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी होती है वोट डालने की, तो उससे आप लोगों को नहीं बचना है।
तो वोट जरूर डाला कीजिए हमेशा, ताकि लोग जो हैं, जो आप लोग जैसे चाहते हैं वैसे लोग वहां पर आप लोगों को देखने को मिल सके। ठीक है, तो एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से लेकर चल पाओगे। ये वाला आर्टिकल द हिंदू ने आज के फ्रंट पेज पर छापा। ठीक है, पर लेकिन क्यों छापा फ्रंट पेज पर उसके बारे में बात करूंगा, पर थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर ये आर्टिकल। आप लोगों को सुनने में लगेगा कि क्या बातें चल रही हैं यार फालतू की। ठीक है, पर लेकिन रियलिटी में सोसाइटी में कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक शब्द है जिसको बोलते हैं सेक्स। सेक्स शब्द का नाम लेते ही लगता है पता नहीं क्या बोल दिया आज के डेट में सोसाइटी के अंदर, पर रियलिटी में अगर आप लोग देखिए, ये सेक्स एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इस धरती पर जीवन पनपता है। ठीक है, हम जैसे लोग जो पैदा हुए हैं आज के डेट में, जो एक बच्चा पैदा होने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर इसी से निकल कर आती है। जैसे जैसे बोलते हैं कई बार कि जो लड़के हैं उनकी पीरियड साइकिल होती है। ठीक है, उसके ऊपर मूवी बना दी अक्षय कुमार ने, तो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया, वरना उसको इतना गंदे तरीके से देखा जाता था, जबकि ये नेचुरल है। सेक्स एक फिजिकल, ये ऐसा नहीं कि इंसानों के बीच में आप लोगों को देखने को मिलता है, ये नॉर्मली सारे जानवर ये इस तरीके से, ये एक प्रजनन की प्रक्रिया आप लोग बोल सकते हैं, एक तरीके से रिप्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन की प्रक्रिया आप लोग बोल सकते हैं, जिसके बेस पर यहाँ पर जो पैदा होते हैं इंसान या फिर जानवर, तो ये एक तरीके से पेड़ पौधों के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन इसको इतना गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, और उसके ही अंदर सारी आज की डेट में भसड़ मची पड़ी है, पता नहीं क्या क्या, ये रेप हो गया और वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही है जिसकी कुछ हद नहीं है। इसी बीच में यहाँ पर एक काफी प्यारा कॉन्सेप्ट निकाल कर लेकर गया, स्टे अंकल। ठीक है, तो स्टे अंकल जो है यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकाल के लेकर गया एक पर्टिकुलर यहाँ पर पर्सन के द्वारा एज ए बिजनेस के तौर पर, और इसमें इनके द्वारा ये आइडिया स्टार्ट किया गया था 2016 में, और आज की डेट में यहाँ पर ये लगभग 40 सिटीज में फैल चुका है, और 1800 के प्लस यहाँ पर इनके ऐसे होटल हो चुके हैं जिसमें 5 स्टार 4 स्टार और 3 स्टार होटल है। ये होटल क्या है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन थोड़े टाइम के लिए जाकर किसी के साथ में बेसिकली बैठकर अपना क्वालिटी टाइम किसी भी तरीके से अगर स्पेंड करना चाहता है तो यहां पर उसको अलाउ किया जाएगा। इसको बेसिकली बोला जा रहा है कि द गुड बिजनेस ऑफ इंटीमेट स्पेस, यानी किसी के साथ में किसी भी तरीके से अगर उसको लगता है, देखिए वैसे भी आप लोगों को पता है कि केएस पुत्तास्वामी केस जब से हमारे देश में आया तब से प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, तो हर एक इंसान का अपना खुद का फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी लाइफ को कैसे जी सकता है, आप लोग उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो उसका हक है। ठीक है, तो जो अगर जिस तरीके से अगर दो इंसान एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल है, तो यहां पर ये बात आ जाती है जब मियां बीबी राजी तो फिर क्या करे काजी, तो वो वाली चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर ली कि अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप में भी आज के डेट में अगर कोई रह रहा है तो यहां पर अगर कोई भी इवन आईपीएस रैंक का ऑफिसर भी यहां पर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। ये बोला गया जब यहां पर केस निकल कर आया था रिसेंटली भी कोर्ट के अंदर में, यानी कि ये इनका हक है, इनका राइट है, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं। इवन अबॉर्शन वाला जो केस है उसमें भी फिलहाल अनमैरिड पर्सन भी, यानी कि लिविंग रिलेशनशिप को जब एक्सेप्ट कर लिया तो अबॉर्शन वाला मुद्दा भी यहां पर आ गया, तो उसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ इंसान जो है अनमैरिड भी अपने आप को अगर कोई ऐसा होता है तो अबॉर्ट करा सकते हैं। देखिए पर्टिकुलर अगर कोई लड़की कोई वुमेन अगर प्रेग्नेंट होती है तो ये उसकी बॉडी है, उसका हक है, उसका राइट है, उसको खुद से डिसाइड करने देना चाहिए कि उसको क्या करना है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे देखने को मिलते हैं। तो इनके द्वारा बोला गया कि एक तरीके से यहां पर जब अंकल और आंटी वर्ड यूज किया गया तो ये एक अलग तरीके की फीलिंग निकल कर आई कि अगर मान लीजिए कोई ऐसे दो पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे कि मान लीजिए शादी हो चुकी है और शादी हुई उनके हो गया कि 25-30 साल हो गए, ठीक है, उनको लगता है कि थोड़ा बाहर घूम के आए, दोनों एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, मिले, वरना पूरे दिन काम में लगे रहते हैं। ठीक है, तो काम से थोड़ा दूर हटकर अपनी जिंदगी पे थोड़ा रिलैक्स डाला जाए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो उस टाइम पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये भी लाया जा रहा है जो कि आप लोगों को पता है, एलजीबीटी कम्युनिटी जो है, ठीक है, तो उसके फ्रेंडली भी होटल यहां पर बनाए जा रहे हैं। और ये भी आप लोगों को पता है हमारे देश में केस आया था 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इनको बोला गया एक तरीके से यहां पर काफी इंपॉर्टेंट तरीके से कि हक प्रोवाइड कराओ। ठीक है, और सेक्शन 377 के बारे में आप लोग से बात की थी कि अभी उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, तो हर एक इंसान जो है वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकता है। तो लिबर्टी वाला फंडा जो है जो संविधान के अंदर लिखा गया था जब हमारा संविधान इंप्लीमेंट किया गया, अब इंप्लीमेंट होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, कहीं ऐसा बोल सकते हैं कि लिबरल सोसाइटी हो रही है। पहले काफी ज्यादा कट्टरपंथी की चीजें देखने को मिलती थी, पर ऐसा नहीं है, बहुत ही लिबरल हो गई है, बहुत सारी चीजें अभी ऐसी हैं जिनके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक थीम जो कि मुझे पर्सनली एक तरीके से लगा कि हाँ जो चीजें हैं अवेलेबल तो उनके एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर गे है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर लेस्बियन है, अगर हाँ उनकी फीलिंग ऐसी है जिसके ऊपर मूवीज भी आप लोगों ने देखा भी बन गई है, तो आखिर हम उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, तो उनकी नेचर है। हाँ कई बार लगता है कि हाँ यार नेचर के खिलाफ है, लड़का लड़का आपस में शादी कर रहे हैं, लड़की लड़की आपस में शादी कर रहे हैं, तो बच्चा पैदा कैसे करेंगे। तो बच्चा पैदा करना ही जिंदगी नहीं होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंसान की लाइफ है, अगर उसको लगता है उसको बच्चे पैदा करके वैसे करना है, क्या मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, तो उसमें काम चला लो, तो ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, ये वो इशू मैंने आप लोगों को इसलिए बताया, सारे इशू एक जगह इकट्ठे करके अभी यहाँ पर स्लाइड के अंदर में, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जब यहाँ पर कई सारे बच्चों के द्वारा क्वेश्चन भी सेंड किए गए थे, तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो इन मुद्दों पर पूछे गए। प्राइवेसी वाले मुद्दे पर क्वेश्चन पूछा गया, सेक्शन 377 वाले मुद्दे पर क्वेश्चन पूछा गया, एलजीबीटी कम्युनिटी वाले इशू पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इंटरव्यू के
अंदर भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और कई बार यहाँ पर ऐसे आप लोग से एथिक्स के अंदर केस स्टडी बन जाती है कि पर्टिकुलर एरिया में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पाई जाती है काफी लार्ज स्केल पर, और आप उस एरिया में आईएएस या आईपीएस ऑफिसर हैं, तो कैसे आप लोग उनके राइट को उन तक पहुंचाने में हेल्प करोगे अगर आप लोग उस पर्टिकुलर एरिया में ऑथोरिटी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में उनके हक उनको मिलने चाहिए। तो ये इस तरीके से बातें निकल कर आती हैं, ठीक है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगा पर्सनली मुझे। तो आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में आप लोग अपनी राय लिख सकते हैं, ठीक है। अभी अगर बात करें दिल्ली हमारी कंट्री में जो एक कैपिटल है, बेसिकली हमारी जो कैपिटल है उसके अंदर एयरपोर्ट है जो कि काफी ज्यादा है, एक तरीके से भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अगर आप लोग कभी गए उस पर तो वहां पर ये माना जाता है कि एक तरीके से फ्लाइट में चढ़ना महाभारत रहता है, इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कई बार। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बोझ जो भार है उसको कम करने के लिए अभी एक नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, ये बेसिकली नोएडा के अंदर में। तो ये एनसीआर के अंदर में सेकंड एयरपोर्ट अभी आप लोग को देखने को मिलेगा जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट, ठीक है। तो जेवर एयरपोर्ट जो है यहाँ पर इसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बेसिकली बोला जा रहा है। स्विट्जरलैंड की जो कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पर ज्यूरिक, ठीक है। तो ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल जो है उसके द्वारा यहाँ पर बिड जीती गई इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए 2019 में। अभी काम स्टार्ट किया जाएगा 2022 में और बोला जा रहा है इसको ऑपरेशनल किया जाएगा 2024 तक का। तो 2024 तक का यहाँ पर ये जो एयरपोर्ट है ये ऑपरेशनल हो जाएगा और इसकी कैपेसिटी बेसिकली बोली जा रही है 1 रनवे की। तो यहाँ पर आप लोग को 1.2 करोड़ के करीब पैसेंजर पर एनम, यानी कि एक साल में एक रनवे पर लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसेंजर यहाँ पर ये टैकल करेगा। और बोला यह जा रहा है कि 2024 तक का टारगेट रहेगा, एक रनवे तो रहेगा नहीं, कई सारे रनवे रहेंगे, तो 11 करोड़ तक का पैसेंजर ये टैकल करने वाला है। तो एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है अभी यहाँ पर नोएडा, और दिल्ली के ऊपर इसका बर्डन भी काफी कम रहेगा एक तरीके से। अगर यहाँ पर पता चला कोई ऐसी फ्लाइट है जो दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं उतर पा रही है तो उसका रूट चेंज कर उसको नोएडा में डाला जा सकता है, जिसके बेस पर चीजें काफी आसान देखने को मिलेगी। आई होप कि इससे काफी सारी चीजें सुधरती हुई भी नजर आएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यार, ये काफी इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस फैलाना। चीजें होती तो सारी हैं पर लेकिन सोसाइटी में बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते नहीं है। जैसे कि कोविड-19 के बारे में अवेयरनेस काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी एरिया बंगाल के अंदर भी देखने को मिली। तो अवेयरनेस जो कैंपेन यहाँ पर चलाया गया, तो यहाँ पर बेसिकली जो जादवपुर यूनिवर्सिटी, इसी के साथ में यूनिसेफ और यहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा कलेक्टिवली मिलकर यहाँ पर कोरोना वायरस के बारे में ये एक तरीके की कैंपेन चलाया गया ताकि जनता जो है इसके बारे में जागरूक हो सके। क्योंकि आप लोगों को पता है कोरोना वायरस की सेकेंड वेव खत्म हो गई, पर लेकिन ये ऐसा वायरस है जो ताउम्र हमारे साथ में अब रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेंड बन चुका है। अब इस फ्रेंड को कितना सर पे बैठाना है और कितना आप लोगों को इससे बचना है वो आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो काफी बड़ी न्यूज बनी है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसकी वजह से हमारी कंट्री में लॉ चेंज होने जा रहे हैं। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन पाया जाता है यहाँ पर किसी भी तरीका नशीला एक पदार्थ को यूज करते हुए, उसको जेल में नहीं डाला जाएगा, बोला जा रहा है कि उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालो। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। तो शाहरुख खान के बेटे लगभग 25 दिन तक आई थिंक यहाँ पर जेल में रहकर अब यहाँ पर इनको छोड़ा गया, तो उसके चलते काफी बड़ा इशू बना रहा। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में था। इसके ऊपर 2-3 बार आर्टिकल में डिस्कस कर चुका हूं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और मैंने आप लोगों को डिस्कस भी किया था यहाँ पर इंटॉक्सिकेशन के बारे में। जब हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 47 जब आप लोग जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, तो वहां पर भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी डीपीएसपी में कि ये बोलता है कि ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहां पर इसको टैकल करके चला जाए कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है वो नशे के बेसिकली गलत आदत में न पड़े, ठीक है। तो ये इवन यहां पर पार्ट 4 के अंदर भी संविधान में इसके बारे में बातें बोली गई हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। आगे चलते हैं। यहां पर हालांकि अभी की न्यूज नहीं है, फ्यूचर में अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी नवंबर में, 22 नवंबर में। तो 22 नवंबर में यूएसए के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इंडिया के अंदर विजिट करेंगे। तो ट्रेड पॉलिसी को लेकर इंडिया और यूएसए के बीच में कई सारे इशू रहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर देखने को मिलेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर, तो ये दिक्कत रहती है। हमारी कंट्री में अलग तरीके से फॉलो किया जाता है, वहां पर अलग, और कई बार ये बोलते हैं हमारे हक को बेसिकली मिसयूज भी किया जाता है, तो उसके बारे में बात की जाती है। तो कई सारे मुद्दों पर बात होगी। इसी के साथ में कई सारे और भी एरिया है, किस तरीके चीजों को लेकर चलना है, चाइना को कैसे टैकल करना है, टेक्नोलॉजी में कैसे काम करना है, डिफेंस में कैसे काम करना है। S-400 मुद्दा काफी बड़ा बना हुआ है अभी फिलहाल, जिसके चलते बात की जाती है हमारी कंट्री के ऊपर। ये एक तरीके से नहीं कहते कि एक तरीके से हमारी कंट्री को सप्रेस करने की भी कोशिश की जाती है, हमारी सोवरेनिटी को हर्ट करने की कोशिश की जाती है कि हम लोग किसके साथ में व्यापार करें, कहां से क्या क्या सामान खरीदें, तो ये हम लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से कंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो एक कंट्रोल करने का नेचर जहां पर भी आ जाएगा ना, चाहे वो देश में बात कर लें आप लोग, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप में बात कर लें, चाहे वो एक तरीके से किसी भी लेवल पर आप लोग बात करें, ठीक है। अगर मैं ही कंट्रोल करने लगूं आप लोगों को कि हाँ ये वीडियो जो है आप लोगों को बेसिकली 1 घंटे के अंदर अंदर देख लीजिए, फिर इसको प्राइवेट कर दूंगा, ठीक है, तो ये कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है।
तो ये एक तरीके से ये कंट्रोल करने वाली बात होगी। अरे जिसका जब मन करे यार आराम से देखता रहेगा, कोई दिक्कत तो उसके अंदर है नहीं, ठीक है। तो कुछ साइंटिफिक रीजन अगर उसके पीछे हो तो हाँ एक बार को बोलने में मजा भी आता है, ठीक है। तो वो वाली चीजें तो हमेशा चीजों को प्रॉपर वे में लेकर चलिए। आगे चलते हैं, जैसे मैंने अबॉर्शन के बारे में आप लोगों से बात की थी, उसी के ऊपर यहाँ पर एक बात की जा रही है और अभी कई सारे चेंज यहाँ पर अबॉर्शन को लेकर किए गए। अबॉर्शन के बारे में पहले आप लोगों को कुछ पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिकली इसको बोलते हैं मेडिकल, एक तरीके से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जो कोई प्रेग्नेंट अगर हो जाती है शादीशुदा वुमेन, तो यहाँ पर पहले ऐसा था कि उसी के लिए था 1971 का जो एक्ट था, यानी कि अगर शादीशुदा वुमेन अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है। पर लेकिन अनमेरिड अगर वुमेन यहाँ पर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके टर्मिनेशन के लिए कोई भी यहाँ पर लॉ नहीं था। तो इसके चलते हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी जो लड़कियां थी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनकी अगर शादी नहीं हो रखी है और किसी के साथ में अगर फिजिकल रिलेशन की वजह से प्रेग्नेंट होगी तो उनकी जान तक चली जाती थी, क्योंकि ऐसी जगह पर जाकर टर्मिनेशन होता था जहां पर लोगों को पता भी नहीं है, ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं है और गलत तरीके से उनकी हेल्थ पर भी काफी ह्यूज इंपैक्ट देखने को मिलते थे। तो इसलिए अभी नया जो अमेंडमेंट लाया गया उसमें अनमैरिड वुमेन यहां पर कर दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चेंज यहां पर इसके अंदर किया गया, नंबर 1, ठीक है। पहले 20 हफ्ते तक आप लोग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते थे, पर लेकिन अभी यहां पर कर दिया गया 24 वीक, ठीक है। और इसके भी बियॉन्ड जा सकते हैं अगर कोई ऐसी बच्चा पेट में है उसके ऊपर कोई एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, यानी कि एक तरीके से बच्चे में कोई एक कोई दिक्कत होगी सर की बनावट में या फिर कोई नाक कुछ ऐसा दिक्कत होगी जिसके चलते वो आगे आके सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो टर्मिनेट कर देना ही अच्छा है। पता चला एक ऐसे बच्चे को पैदा कर दिया दुनिया में जिसकी जिंदगी आगे बहुत ज्यादा बदतर होने वाली है, ठीक है। तो उसके थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अब यहां पर एक और प्रोविजन रखा गया है, इसको बोलते हैं बेसिकली आरएमपी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो 1 आरएमपी लगेगा, पर लेकिन 20 सप्ताह की अगर टर्मिनेट करनी है तो 2 आरएमपी लगेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर बोला गया है अगर 20 सप्ताह की को टर्मिनेट करना है तो 1 आरएमपी लगेगा और यहाँ पर 24 तक की करनी है तो यहाँ पर 2 आरएमपी लगेंगे, यानी कि 12 को 20 कर दिया और 20 को 24 कर दिया, ये देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर आप लोग को जाना है 24 सप्ताह से बाद में भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना है तो इसके लिए मेडिकल बोर्ड लगेगा यहाँ पर, तो मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा तब चीजें चलेगी। अगर इन रूल को कोई फॉलो नहीं करता है तो फाइन लगता है 1000 रुपीज का, और यहां पर अगर फोन नहीं करता है आज के में तो फाइन के साथ साथ में 1 साल की सजा भी इंसान को हो सकती है। अब कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है यहां पर कई सारे प्रोविजन अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किए थे, हालांकि ये सारी चीजें, ठीक है। आप लोगों को याद होगा नैनो मैगजीन के अंदर एक पूरा आर्टिकल मैंने डिटेल में आप लोगों से कवर किया था। मेडिकल टर्मिनेशन के बारे में क्या क्या प्रोविजन है। अगर किसी ऐसा है कि कोई माइनर है, जैसे माइनर कोई गर्ल है 18 साल से नीचे की, उसका रेप हो गया, ठीक है, तो एक तरीके से उसकी बॉडी के अंदर अगर यहां पर एक बच्चा पनपने लगा तो अब वो अपनी उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती है, ठीक है। तो यहां पर अगर टर्मिनेट किया जाएगा तो उसके लिए यहां पर इसके अंदर प्रोविजन लाए गए हैं। इसी के अंदर कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कि यहां पर कोई पर्टिकुलर एक नहीं, जो कई बार आप लोग की एक बुद्धि यूज करते हैं कि मंदबुद्धि, ये बच्चे एक तरीके से शरीर से बड़े हो जाते हैं पर लेकिन कई बार उनकी जो एक तरीके से बुद्धि है वो उसी लेवल पे रहती है, एक बचपना रहता है, तो कई बार उसके साथ कई सारी उल्टी सीधी हरकतें होती नजर आती है, सोसाइटी में रेप होते हुए नजर आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं जिसके चलते दिक्कतें निकल कर आती है, तो उसके बारे में बात की जाती है। कहीं पर कोई महामारी आ गई, कोई आपदा आ गई वहां पर, तो पता चला कोई परिवार में दिक्कत हो गई बहुत बड़ी, तो वुमेन को लग रहा है कि अब बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए, बहुत सारी दिक्कतें ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो बच्चा आने की वजह से और सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है और उस बच्चे को क्या पैदा करना है जिसको ढंग से सही जिंदगी न दे पाए एक तरीके से, तो और दिक्कतें देखने को मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लिबरल कानून अभी लाए जा रहे हैं देश के अंदर में, जिसके चलते एक वुमेन की हेल्थ और वुमेन का एक तरीके से चॉइस यानी कि राइट के बारे में बात की जा रही है। तो ये एक अप्रिशिएट करने लायक मूव है, तो इसको यहाँ पर और सपोर्ट किया जा रहा है अभी रिसेंटली। तो माइनर जो है उसके बारे में बात करें तो स्पेशल कैटेगरी यहाँ पर भी इंक्लूड की गई है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है, बियॉन्ड 20 वीक। अगर बात करें यहाँ पर तो 3rd लार्जेस्ट कैटेगरी है। यहाँ पर बोला यह गया था कि स्टार्टिंग में सोचा था कि इस कैटेगरी को इंक्लूड नहीं करना है, पर फिर बोला गया कि यार इसमें इतने सारे केसेस आए निकल कि दुनिया भर के केस जो हैं वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। तो अगर बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटी या फिर किसी का रेप हो जाता है तो कोई नहीं चाहेगा, अगर किसी लड़की का रेप हो वो कभी नहीं चाहेगी कि वो एक ऐसे बच्चे को जन्म दे जो कि उसकी इच्छा के खिलाफ उसके साथ में एक तरीके से रेप कर वो बच्चा दुनिया में आ रहा है, ठीक है। तो ये काफी एक खतरनाक सिचुएशन सी हो जाती है। तो यहां पर देखिए इसको भी बेसिकली यहां पर टैकल करने की कोशिश इसके थ्रू की जा रही है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग खासकर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में, उनके राइट के बारे में लिखने के लिए कुछ बातें आती हैं, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। आगे चलते हैं, ये काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है सूडान के अंदर, अभी रिसेंटली कूप देखने को मिला। इस कूप के अंदर में क्या किया गया, यहाँ पर मिलिट्री के द्वारा जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उसका तख्ता पलट किया गया, ऐसे ही जैसे म्यांमार में कंडीशन अभी आप लोग को देखने को मिल रही है। तो अभी यहाँ पर इसके ऊपर कई सारे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीजें नॉर्मल रहे। देखते हैं कैसे चीजें नॉर्मल हो पाती हैं। आगे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर निकल कर आ रहा है
जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यहां पर भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला। 4 गल्फ कंट्री जो है उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं अपने डिप्लोमेट्स। कहां से? ये लेबनान से। क्यों? आखिर लेबनान से ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि लेबनान के अंदर भी कुछ ऐसी हरकतें यहां पर देखने को मिल रही हैं। यहां पर भी आर्मी जो है बेसिकली अपनी दादागिरी दिखा रही है, तो मिलिट्री इंटरवेंशन यहां पर देखने को मिला। ठीक है, तो सर जो रियाद के द्वारा लेड, तो यानी कि एक तरीके से यहां पर भी काफी सारी दिक्कतें आप लोग को देखने को मिलती है बेसिकली। तो कई सारी ऐसी कंट्री जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया, ये यहाँ पर अपनी जो सपोर्ट है यहाँ से बेसिकली अपने डिप्लोमेट्स यहाँ से ले जा रहे हैं। और लेबनान आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। सीरिया टच करता है इसको, अगर इधर जाएंगे आप लोग, ठीक है, और इधर आएंगे थोड़ा नीचे आएंगे तो इजराइल टच करता है। ये वही एरिया है बैरूत, जिसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट के अंदर विस्फोट हुआ था और दुनिया भर के लोगों की जान चली गई थी। ये मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसके चलते हमारी कंट्री में अमोनियम नाइट्रेट के जो रूल है थोड़े चेंज किए गए थे, याद आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, मेटा के बारे में हम लोगों ने बात की। यहाँ पर बात करते हैं फेसबुक का। अभी यहाँ पर जो ओनर कंपनी है, इनके फेसबुक की जो पापा कंपनी है, इसका नाम रखा गया मेटा। और ये मेटा निकल कर आ रहा है यहाँ पर बेसिकली मेटावर्स मतलब यहाँ पर ये कि एक वर्चुअल जिंदगी अभी आगे आप लोग जीने देखने को मिलेगी। यानी कि एक तरीके से अगर मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ऐसा लगेगा आप लोग को बिल्कुल कि आप लोग एक क्लास में बैठे हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से चीजें देखने को मिलेगी। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे इंसेप्शन मूवी देखते हैं ना, सपने के अंदर सपने में चले गए, काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आप लोग को देखने को मिलेगा। रियलिटी, एक वर्चुअल रियलिटी जो है, यानी कि वर्चुअल चीजों को रियलिटी में कन्वर्ट करना, ये होते हैं वर्चुअल रियलिटी। अगर आप लोग बैठे हुए किसी और स्टेट में और मैं बैठा हूं किसी और स्टेट में, फिर भी आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये इंसान जो है बिल्कुल हमारे सामने बैठकर हमको पढ़ा रहा है। ठीक है, तो वो वाली फीलिंग आप लोग को देखने को मिलेगी। किसी के साथ में आप लोग शॉपिंग करने भी वर्चुअली आप लोग जा सकते हैं यहाँ पर, यानी कि वर्चुअलिटी में चीजें आने वाले टाइम में आप लोग को देखने को और ज्यादा मिलने वाली है। यानी कि आगे आने वाले टाइम में आप लोग को यहाँ पर बहुत लार्ज स्केल पर वर्चुअल दुनिया देखने को मिलने वाली है, ऐसा बोल सकते हैं। तो मार्क जुकरबर्ग ने यहाँ पर बोला कि मेरी कंपनी जो है वो ओनली एक सोशल मीडिया की कंपनी नहीं है, मेरी कंपनी बहुत कुछ कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा और अपना स्पेयर बढ़ाना पड़ेगा। उसके चलते ये चीजें यहाँ पर निकल कर आई। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये साइंस एंड टेक का बेसिकली पॉइंट है। अगर यहाँ पर बात करें तो साइंस के द्वारा अभी मिनरल फाइंड किए गए डेप्थ ऑफ द अर्थ, जिसको बोला है मेटेरोइड। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आईआईटी खड़गपुर के द्वारा ये स्टडी की गई यहाँ पर, जिसमें ये बोला गया कि 2012 में हम लोग को यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिला था। ठीक है, जो कि यहाँ पर जो कटोल, ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर यहाँ से इसको मिला था और उसके ऊपर स्टडी की गई, तो पता चला इसके बारे में। ठीक है, तो माना यह जा रहा है कि इसके बारे में कई सारी चीजें अभी जानने को मिलेगी। तो कटोल एल्सिक जो यहाँ पर इसको बोलते हैं कॉन्डराइट मेटेरोइड्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर अर्थ का जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको भी अंडरस्टैंड करने में यहाँ पर हेल्प करेगा। तो यहाँ पर अभी बोला जा रहा है कि और ज्यादा चीजें समझ में आती है तो कई बार चीजें और उलझ जाती हैं। ठीक है, इसलिए कई बार ना चीजें कंट्रोवर्सी में क्रिएट हो जाती है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, हल्का सा याद रखिएगा। कुछ वन लाइनर टाइप की न्यूज है यहाँ पर, जैसे कि बात करें तो तालिबान के द्वारा अपॉइंट कर दिया गया पहला डिप्लोमेट मतलब तालिबान के द्वारा पहला डिप्लोमेट जो है वो चार्ज लेगा मिशन इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में तालिबान की रिश्तेदारी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, दूसरा बोला गया फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा भी यहाँ पर ये बोला गया कि यूके के अंदर अगर बात करें तो यूके की क्रेडिबिलिटी जो है वो गिरती जा रही है पोस्ट ब्रेक्जिट, यानी कि जब से जो यूके है वो ब्रेक्जिट हुआ है, यानी कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला है, तब से यहाँ पर यूके की जो कंडीशन है वो खराब होती जा रही है। इसके बारे में बात की गई है। और यहाँ पर फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस के द्वारा भी थ्रेटन किया गया है कि उसका रूट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर ये कंटिन्यूअसली हरकतें यहाँ पर करते रहेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर फिक्सेशन बात की जा रही है प्रायोरिटी की, यानी कि डायरेक्ट अगर बात करें इंडियन ड्रग रेगुलेटर के द्वारा ये बोला गया कि 12 साल से नीचे के 12 साल तक के बच्चों को भी यहाँ पर भी ड्रग प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में अभी यहाँ पर बात की गई थी जेडिस कैडिला के बारे में, और इसी के चलते एक और दवाई अभी निकल कर आ रही है जिसको बोलते हैं कोवैक्सीन। तो यहाँ पर बच्चों के लिए भी अभी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सही लेवल पर चलने की बात की जा रही है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बात की जा रही है, हमारी कंट्री के द्वारा बोला गया था कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी हमारी 2025 तक का, पर लेकिन कोविड-19 के चलते कंडीशन ऐसी हो गई है कि इस टारगेट को अभी 2027-28 तक का आगे बढ़ा दिया गया। लग नहीं रहा है कि इसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। इसके चलते एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर आर्टिकल है, हालांकि ये आर्टिकल अभी बहुत आने वाले हैं, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसके चलते चीजें अभी देखने को मिलेगी। अगर बात करूं G20 कंट्री की मीटिंग, मैंने अभी आप लोगों से बात की, तो 80% एमिशन यहीं से निकल कर आता है। तो अगर जीरो एमिशन के बारे में बात करें तो G20 कंट्री भी अगर अपने आप को सुधार ले तो काफी हद तक हम लोग टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कंट्रोल कर पाएंगे, ये बोला गया। ठीक है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। आई होप कि आप लोगों को इसके लिए क्लैरिटी होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली जो बात की
वो है नेशनल यूनिटी डे के बारे में। काफी कुछ हम लोगों ने समझा इसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर देना जरूर, ठीक है, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। पहचानो कौन में इनके बारे में बताना। काफी डिटेल में मैंने यहाँ पर आप लोगों से बात की मुल्ला पेरियार रिवर के बारे में, कहां पर क्या क्या लोकेटेड है। पेरियार रिवर के बारे में कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिली, और इसी के साथ में कर्व क्या होता है और क्या होता है यहाँ पर ग्रेविटी डैम वगैरह, वो सारी बातें जानी। G20 के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, कहां पर क्या क्या मीटिंग हो रही है, और फिलहाल अभी यहाँ पर ये याद रखिएगा जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, तो इसके बारे में, और यहाँ पर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में भी। NIA के बारे में बात की, ईरान के साथ में क्या दिक्कतें देखने को मिली, और कहां पर किस तरीके से दवाइयां ये लाई जा रही है और कहां पर ले जाई जा रही है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की, ठीक है। इलेक्शन के बारे में कुछ बातें की। इसी के साथ में नेक्स्ट मैंने आप लोगों से एक पर्टिकुलर होटल सिस्टम के बारे में, जिसको बोला गया स्टे अंकल, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कस किया। इसी के साथ में यहाँ पर ये जेवर एयरपोर्ट के बारे में बात की, और यहाँ पर ये अवेयरनेस कैंपेन, अगर कुछ लिखने के लिए आता है ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड या फिर आप लोगों को यहाँ पर कोविड-19 से रिलेटेड, तो इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें आर्यन खान वाला केस क्या था और क्या है, डीपीएस टीम का ना, सब चीजें जानी। आगे बात करते हैं तो यूएसए के ट्रेड के बारे में, मेडिकल टर्मिनेशन, इन सब चीजों के बारे में जाना डिटेल में थोड़ा, और कूफ के बारे में बात की, बेसिकली सूडान के अंदर में साउथ सूडान से सूडान को कब अलग किया गया था ये आप लोग बताइए, और इसी के साथ में लेबनान को भी हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेटा डेटा, मेटा के बारे में बात है कि फेसबुक का नया नाम, कुछ साइंस और टेक की न्यूज यहाँ पर। इसी के साथ में 3 और इंपॉर्टेंट तो न्यूज नहीं बोल सकते, पर हाँ पता होना चाहिए चल क्या रहा है, क्योंकि आगे इसी के ऊपर आर्टिकल बन जाते हैं, ठीक है। और वन लाइनर में एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर ये देखिए। तो ये था आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। टेलीग्राम पर या फिर फेसबुक पर कहीं पर भी आप लोग जाकर कनेक्ट हो जाना। जो केस स्टडी है एथिक्स की वो आज पोस्ट करूंगा, उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, फीडबैक जरूर देना कैसा लगा लेक्चर। बड़ों को नमस्ते, छोड़ो को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।